नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नापाक वो मंच जहां पाकिस्तान के हर झूठ, हर चाल, हर फरेब को हम बेनकाब करते हैं, जहां आतंक को पालने पोसने वाले मुल्क की असलियत बताते हैं। आज का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान जिसने दुनिया में आतंकवाद फैलाया, हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर तक को पनाह दिया, पुलवामा पहलगाम जैसे हमलों की साजिश रची, आज उसी पाकिस्तान ने कबूल किया है कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया। उसके इस कबूलनामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते और ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में डायमर भाषा डैम प्रोजेक्ट के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा उबाल मार रहा है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने संघर्ष विराम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है और साफ साफ कह दिया पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी। यानी डोनाल्ड ट्रंप के लगातार झूठे दावों पर अब पाकिस्तान ने भी मुहर लगा दी है। तो आइए देखते हैं नापाक, क्योंकि पाकिस्तान की हकीकत जानना आपके और देश के लिए बहुत जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर ने बड़ा खुलासा किया है। आतंकी मसूद इलियास ने कबूल किया कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर का पूरा परिवार ही साफ हो गया। लेकिन हमले के समय मसूद अजहर ठिकाने पर नहीं था। यह जल्लाद इस हमले से भी बच निकला। इसके बाद कबूलनामे का वीडियो सोशल मीडिया पर आया और जमकर शेयर किया जा रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में जैश का कमांडर मसूद इलियास साफ कहता दिख रहा है कि भारतीय हमले में जैश चीफ मसूद अजहर का परिवार खत्म हो गया। इसके बावजूद पाकिस्तानी आर्मी की मीडिया विंग इन हमलों को निर्दोष नागरिकों पर कार्रवाई बताने की कोशिश करती है। लेकिन इस कबूलनामे ने पाकिस्तान के दोगले चेहरे को खोल कर रख दिया है और पाकिस्तान की कलाई एक बार फिर दुनिया के सामने खुल गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का कबूलनामा। आतंकी कमांडर ने बताया कैसे कापा बहावलपुर। जैश कमांडर ने कबूला आका का परिवार खत्म। भारत ने ऐसा मारा कि चिथड़े चिथड़े उड़ गए। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने यह कबूल किया है कि 7 मई को बहावलपुर में भारतीय सेना के किए गए हमले में मसूद अजहर के परिवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। इससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया है। मसूद इलियास कश्मीरी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 मई को जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के परिवार के बहावलपुर हमले में टुकड़े टुकड़े करने की बात कबूल की है। जब हुआ मसूद अजहर के परिवार का खात्मा, जैश कमांडर का कबूलनामा। सरहदों के लिए हम दिल्ली से टकराए, हम काबुल से टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। मौलाना मसूद अजहर के परिजन टुकड़े टुकड़े हो गए। 7 मई को परिवार वाले टुकड़ों में बट गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे इलियास कश्मीरी स्टेज पर इस कबूलनामे के दौरान चारों तरफ से हथियारबंद आतंकियों से घिरा हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है कि जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के मन से अब तक ऑपरेशन सिंदूर का खौफ निकला नहीं है। 7 मई 2025 को पाकिस्तान के बहावलपुर में ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिसाइल हमले किए गए थे। भारत ने जैश-ए-मोहम्मद के कथित मुख्यालय को निशाना बनाया था। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह जैश का ठिकाना। 6-7 मई 2025 बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह पर निशाना। मरकज सुभान अल्लाह जैश-ए-मोहम्मद का ठिकाना। आतंकी सरगना मसूद अजहर के परिवार का खात्मा।
हमले में मसूद अजहर के 10 परिजन मारे गए। आतंकी सरगना अजहर के 4 साथी भी ढेर हुए। वीडियो में उसे ये कहते हुए सुना जा सकता है कि ये दहशतगर्दी की बकवास को सीने से लगाए। इस मुल्क की नजरियाती सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल से टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर के परिवार के लोग, बहनें, बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। वीडियो में पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को उसकी सुरक्षा करते हुए देखा जा सकता है। ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को बहावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहनें और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए। ये हमला 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बदले के रूप में लिया गया था। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला बोला था। भारत के किए गए इन हमलों में आतंकी मसूद अजहर का परिवार खत्म हो गया था। खुद मसूद अजहर ने इस बात की पुष्टि की थी। इस दौरान मसूद अजहर फूट फूट कर रोया भी था और भारत के खिलाफ उसने जमकर जहर उगला था। मसूद अजहर ने कबूल किया था कि भारत के हमले में उसके परिवार के करीब 10 सदस्य मारे गए। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हुआ यह अटैक 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान के अंदर गहराई तक सैन्य कार्रवाई का पहला बड़ा उदाहरण था। इलियास कश्मीरी पढ़ाई लिखाई छोड़कर कट्टरपंथी के रास्ते तक पहुंचा। इलियास कश्मीरी जैश के उपदेश विंग का प्रमुख है और उसे मसूद अजहर का करीबी माना जाता है। मसूद के साथ इलियास भी युवाओं का ब्रेन वॉश करता है। NIA की लिस्ट में इलियास भी टॉप का सरगना है। उसका नाम आतंकवाद की दुनिया में हमेशा एक रहस्य और खौफ से जुड़ा रहा है। इलियास कश्मीरी का जन्म 1964 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के भीमबर में हुआ था। शुरू में उसने इस्लामाबाद की अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कम्युनिकेशन की पढ़ाई की, लेकिन जल्द ही उसकी राहें पढ़ाई से हटकर आतंकवाद की दुनिया की तरफ मुड़ गई। अफगान युद्ध के दौरान उसने सोवियत फौज के खिलाफ लड़ाई लड़ी और यहीं से उसकी छवि एक खतरनाक लड़ाके के रूप में बनने लगी। युद्ध के मैदान में उसने अपनी एक आंख और एक उंगली तक खो दी थी। पाकिस्तान के खिलाफ FATF लेगा एक्शन, भारत के हाथ लगा जैकपॉट। FATF में होगा ब्लैकलिस्ट पाकिस्तान। भारत अब मसूद इलियास के इस बयान को अंतर्राष्ट्रीय मंच और FATF के सामने पेश कर सकता है, जिससे पाकिस्तान की पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। भारत इस वीडियो के जरिए साबित कर सकता है कि पाकिस्तान एक तरफ दुनिया को गुमराह करता है तो दूसरी तरफ वो अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करता है। इस वीडियो से पानी की तरह साफ होता है कि पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवादी और आतंकियों के सरगना मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान का संरक्षण हासिल है। भारतीय खुफिया सूत्रों का कहना है कि अजहर के परिवार के मारे जाने के बाद जैश-ए-मोहम्मद में खलबली मची हुई है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने पहले ही साफ कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ लॉन्च पैड तक सीमित नहीं था, बल्कि सीधे आतंक के नेतृत्व को निशाना बनाया गया था। उन्होंने कहा था कि इस दौरान 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और एक विशेष निगरानी विमान अवॉक्स को भारतीय वायुसेना ने मार गिराया था। भारत ने इस दौरान पाकिस्तान और POK में आतंकियों के 9 टारगेट्स पर हमले किए थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इलियास कश्मीरी का बयान भारत के दावों को और मजबूत करता है कि पाकिस्तान अब भी आतंकियों का सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान के आतंकी छाती पीट रहे हैं कि पाकिस्तान में भारत ने घर में घुसकर मारा, हमारे लोगों को मारा और उनकी जिंदगी छीन ली। लेकिन पाकिस्तान की हालत तो और ज्यादा खराब है, क्योंकि इनके पड़ोस में इनके किसी भी मुल्क से रिश्ते बेहतर नहीं है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो। अफगानिस्तान के साथ तो हालात और रिश्ते दोनों और ज्यादा खराब हो गए हैं। अब इस्लामाबाद का बड़ा बयान सामने आया है।
दरअसल इस्लामाबाद अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के ठिकानों पर फिर से एक बड़े हवाई हमले की तैयारी कर रहा है और ये कदम बढ़ते टीटीपी के हमलों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की लगातार हो रही मौत के बाद उठाने का फैसला किया गया है। लेकिन इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ सकता है और अफगानिस्तान ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ने उस पर बार बार हमला किया तो अफगानिस्तान बदला लेने पर मजबूर हो जाएगा। टीटीपी ने किया पाकिस्तान की नाक में दम। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बिगड़े रिश्ते। पाकिस्तानी फौज और तालिबान आमने सामने। टीटीपी ने बॉर्डर को बना दिया कब्रगाह। पाकिस्तान सरकार और सेना टीटीपी के अफगान ठिकानों पर बड़े हवाई हमलों पर विचार कर रही है। इस कदम से क्षेत्रीय तनाव तेजी से बढ़ सकता है। पाकिस्तान सरकार और सेना के टॉप सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस्लामाबाद अफगानिस्तान के अंदर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले की तैयारी कर रहा है। ये कदम हाल के हफ्तों में बढ़ते उग्रवादी हमलों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को हो रहे भारी नुकसान के बाद उठाया जा रहा है। इससे क्षेत्रीय तनावों में तेजी से बढ़त का जोखिम पैदा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक दुरंद लाइन के पार टीटीपी के अड्डों को निशाना बनाने का फैसला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक में लिया गया। इस बैठक में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर, सीनियर सिविल और सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये योजना इस्लामाबाद के आतंकवादियों के साथ लंबे समय से चली आ रही दोहरी नीति को दर्शाती है, जो अब उल्टी पड़ रही है और अफगान मिट्टी पर सैन्य कार्रवाई की मजबूरी पैदा कर रही है। 2007 में टीटीपी का गठन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2007 में टीटीपी का गठन हुआ। बेतुल्ला मसूद ने 13 आतंकी गुटों को मिलाकर टीटीपी बनाया। टीटीपी ने पाक के कई सैनिकों और पुलिस कर्मियों की हत्या की। पाकिस्तानी सेना के विरोधी गुट के लोग शामिल थे। इनकी लड़ाई पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ है। टीटीपी का पहले काफी बड़े इलाके पर नियंत्रण था। एक सैन्य अभियान के बाद टीटीपी को पीछे हटना पड़ा। 2014 में एक सैन्य अभियान के बाद पीछे हटा टीटीपी। अफगान तालिबान के साथ टीटीपी अच्छे संबंध बनाए रखता है। अलग अलग संगठन होने के बावजूद दोनों के अच्छे संबंध। 2021 में तालिबान की वापसी के साथ मजबूत हुआ टीटीपी। टीटीपी ने पाक के साथ सीज फायर को एक तरफा तौर पर खत्म किया। इसके बाद टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमले तेज कर दिए। बीते हफ्ते ही टीटीपी के नेतृत्व वाले हमलों में करीब 50 पाकिस्तानी सैनिक जान से मारे जा चुके हैं। खासकर बनू, ओअरडिर और खैबर पख्तूनख्वा के अन्य हिस्सों में ऐसा देखने को मिला है। विदेश मंत्रालय के सीनियर अधिकारी का कहना है कि इस्लामाबाद ने बढ़ते खतरे पर बीजिंग और वॉशिंगटन को औपचारिक रूप से गहरी चिंता से अवगत कराया है, जो अपनी ही नीतियों से बने संकट के लिए बाहरी समर्थन की मांग करता है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच मौजूदा आतंकवाद रोधी सहयोग ढांचे के तहत टीटीपी के यार्ड ठिकानों के सैटेलाइट जानकारी करने के लिए अमेरिका से मदद मांगी है। एक वरिष्ठ पाकिस्तानी राजनयिक जल्द ही काबुल जाएंगे, जहां वो अफगान तालिबान नेतृत्व को प्रधानमंत्री शरीफ का स्पष्ट संदेश देंगे। पाकिस्तान और टीटीपी के बीच एक को चुनो। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि इस्लामाबाद अफगानिस्तान की धरती से लगातार हो रहे सीमा पार के हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। उनकी ये टिप्पणी सुरक्षा स्थिति को लेकर पाकिस्तान में बढ़ती बेचैनी को दर्शाती है और दोनों पड़ोसियों के बीच नए सिरे से तनाव को दिखाती है।
तालिबान के आने के बाद से रिश्ते तल्ख। ये चेतावनी काबुल के लगाए गए उन आरोपों के बाद आई है जिनमें कहा गया था कि नंगरहार और खोस्त प्रांतों में पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिक मारे गए हैं, जिन्हें अफगान अधिकारियों ने उकसाने वाली कार्रवाई बताया। रिपोर्ट्स में कहा गया कि पाकिस्तान ने इन आरोपों को पुरजोर तरीकों से खारिज करते हुए कहा है कि इन हमलों में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया और ये इस बात को रेखांकित करता है कि वो अफगानिस्तान को क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले समूहों पर लगाम लगाने में असमर्थ मानता है। इस हफ्ते की शुरुआत में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सार्वजनिक रूप से अफगानिस्तान आधारित उग्रवादियों को पाकिस्तानी क्षेत्र पर हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराया और चेतावनी दी कि इस्लामाबाद अब शांत नहीं रहेगा। सैन्य सूत्रों के मुताबिक आने वाले हवाई हमले दुरुंद लाइन के दोनों ओर के निशानों को भेद सकते हैं। पाक ने आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से पाकिस्तान में टीटीपी से जुड़ी हिंसा में बढ़ोतरी देखी गई है। इसके जवाब में इस्लामाबाद ने आतंकवादी ठिकानों पर सीमा पार हमले किए हैं। अवैध तरीके से रह रहे अफगान नागरिकों की स्वदेश वापसी में तेजी आई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उन उपायों के तहत करीब 12 लाख अफगान शरणार्थियों को पहले ही निर्वासित किया जा चुका है, जो इस मुद्दे पर पाकिस्तान के कड़े रुख को दर्शाता है। इस्लामाबाद के अधिकारियों ने ये भी संकेत दिया है कि अगर आतंकवादी हमले जारी रहे तो अफगान क्षेत्र में हवाई अभियानों का और भी विस्तार किया जा सकता है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि ऐसा कदम दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है, जिससे गंभीर टकराव की चिंताएं बढ़ सकती हैं। निचले स्तर पर पहुंचा पाकिस्तान तालिबान संबंध। पर्यवेक्षकों यानी ऑब्जर्वर्स ने मौजूदा स्थिति को पाकिस्तान तालिबान द्विपक्षीय संबंधों में नया निचला स्तर बताया है। भले ही दोनों देशों के बीच व्यापार और राजनयिक चैनल औपचारिक रूप से खुले हैं, लेकिन दोनों के बीच बढ़ता अविश्वास सहयोग की संभावनाओं पर भारी पड़ रहा है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए काबुल की ओर से ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं तो तनाव बढ़ सकता है। इससे दोनों पक्षों के बीच पहले से ही नाजुक संबंधों में तनाव आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान में डायमर भाषा डैम प्रोजेक्ट के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा उबाल मार रहा है। ऊपरी कोहिस्तान के हरबन गांव में लोगों ने KKH को जाम कर दिया। ये वही रास्ता है जो गिलगित बाल्टिस्तान को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। पाकिस्तान बना रहा सिंधु नदी पर बड़ा बांध। पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान में भारी गुस्सा। पाकिस्तान के गले की फांस बना मेगा डैम। पाक को क्यों झेलना पड़ रहा लोगों का विरोध। बीते एक हफ्ते से पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के बाकी हिस्सों के बीच प्रमुख संपर्क काराकोरम राजमार्ग यानी KKH का एक अहम हिस्सा पूरी तरह से बंद पड़ा है। ऊपरी कोहिस्तान के एक गांव हरबन में शुरू हुआ भारी विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे विकराल होता जा रहा है और अब ये प्रदर्शन एक संकट में बदल गया है, जिससे हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान की सबसे महत्वाकांक्षी जल विद्युत परियोजना डायमर भाषा बांध पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आंदोलन की वजह है हरबन गांव के स्थानीय लोगों का आंदोलन, जिनकी जमीन इस डैम के लिए ली गई।
लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। आंदोलन की वजह से सैकड़ों ट्रक और यात्री वाहन सड़क पर फंसे हैं, जिससे दवाइयों और खाने पीने की चीजों की किल्लत हो गई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी WAPDA और प्रशासन ने उनके साथ धोखा किया है। सरकार ने भले ही दावे किए हों कि अरबों रुपए जिला प्रशासन के खाते में ट्रांसफर किए गए, लेकिन स्थानीय लोग सालों से लंबित भुगतान और कम दरों की वजह से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सिंधु नदी पर बनने वाले बांध प्रोजेक्ट का विरोध क्यों? रिपोर्ट के मुताबिक लगातार 7वें दिन हरबन के स्थानीय निवासियों ने गिलगिट बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से जोड़ने वाले एक प्रमुख बिंदु हरबन नाले पर काराकोरम राजमार्ग को ब्लॉक कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमारी जमीन जब्त कर ली गई है, लेकिन मुआवजा अन्यायपूर्ण था और इसमें बहुत देरी हो रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि जमीन के मालिकों का करीब 3 अरब पाकिस्तानी रुपया बकाया है। इसमें से करीब 2 अरब पाकिस्तानी रुपए पहले ही कोहिस्तान के उपायुक्त के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जबकि बाकी धनराशि अधिकारियों के मुताबिक जरूरी कानूनी औपचारिकताओं की वजह से पेंडिंग है। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इन दलीलों को खारिज करते हुए तत्काल मुआवजे की मांग की है। सिविल सोसाइटी के लोगों और स्थानीय कारोबारियों ने इस संकट के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा और गिलगिट बाल्टिस्तान प्रशासन पर लोगों की दुर्दशा और उन्हें नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। गिलगित के व्यापारियों का कहना है कि अधिकारियों को लोगों की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। फंसे हुए परिवारों ने चेतावनी दी है कि अगर गतिरोध जारी रहा तो क्षेत्र को मानवीय आपातकाल का सामना करना पड़ सकता है। बता दें, डायमर भाषा डैम पाकिस्तान के लिए काफी अहम है। करीब 272 मीटर ऊंचाई वाला ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा RCC डैम बनने जा रहा है। इसमें 8.1 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर किया जा सकेगा। इसके अलावा 4500 मेगावाट की क्षमता से हर साल 18 अरब यूनिट बिजली पैदा होगी। साथ ही ये डैम सिंधु नदी के प्रवाह को नियंत्रित करके बाढ़ से बचाव करेगा और तरबेला डैम की उम्र को करीब 35 साल बढ़ा देगा। पाकिस्तान जैसे देश जहां बिजली की कमी हमेशा से एक गंभीर समस्या रही है, उसके लिए ये योजना गेम चेंजर मानी जा रही है। इसको बनाने में पूरा पैसा चीन लगा रहा है, इसलिए डैम बनने के बाद बिजली से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा चीन के खाते में जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने संघर्ष विराम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया। पाकिस्तान ने अमेरिका की पोल खोलकर रख दी है, डोनाल्ड ट्रंप की बखिया उधेड़ दी है।
से खुली डोनाल्ड ट्रंप के दावे की पोल। संघर्ष विराम पर पाक डिप्टी पीएम इशाक डार का कबूलनामा। भारत ने ठुकराया था तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का प्रस्ताव। युद्ध विराम पर पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को किया बेनकाब। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा खारिज कर दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पहली बार माना कि भारत ने कभी भी दोनों देशों के बीच किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। इशाक डार से सवाल किया गया कि क्या भारत के साथ कोई बातचीत चल रही है, क्या कोई तीसरा पक्ष इसमें शामिल है और क्या आप तीसरे पक्ष की भागीदारी के लिए तैयार हैं? इस पर इशाक डार ने कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत साफ कह चुका है कि ये द्विपक्षीय है, इसलिए हमें द्विपक्षीय बातचीत से कोई आपत्ति नहीं है। पाक बोला, तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से आपत्ति नहीं। ट्रंप कई बार कर चुके हैं संघर्ष विराम कराने का दावा। उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए हम किसी चीज की भीख नहीं मांग रहे हैं। अगर कोई देश बातचीत चाहता है तो हमें खुशी होगी। हमारा स्वागत है। हम एक शांति प्रिय देश हैं। हमारा मानना है कि बातचीत ही आगे बढ़ने का रास्ता है, लेकिन जाहिर है बातचीत के लिए दो लोगों की जरूरत होती है। इसलिए जब तक भारत बातचीत नहीं करना चाहता, हम बातचीत के लिए मजबूर नहीं कर सकते और ना ही हम बातचीत के लिए मजबूर करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने ही ट्रंप के दावे की खोल दी पोल। भारत ने ठुकरा दिया था मध्यस्थता का प्रस्ताव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 10 मई से ही भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम का श्रेय लेने में जुटे हुए हैं। ट्रंप ने कई मौकों पर दावा किया है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष को रुकवाया। उन्होंने ये तक दावा किया था कि भारत पाकिस्तान संघर्ष परमाणु युद्ध की ओर जा रहा था। ऐसा करने के लिए उन्होंने खुद को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग तक की थी। लेकिन पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे की पोल खोल कर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।